हेलो, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के मैथ सब्जेक्ट को, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1, जो कि है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के एनसीईआरटी बुक के इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि रिलेशन एंड फंक्शंस में आपको क्या सब समझना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस, और इसमें जानते हैं कि रिलेशंस एंड फंक्शंस होता क्या है। तो रिलेशन एंड फंक्शन समझने से पहले सबसे पहला चीज जो आपको जानना है वो क्या है, तो वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा क्या, तो ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो इसको बताने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि आप सभी लोग सिनेमा हॉल गए होंगे, मूवी थिएटर गए होंगे। मूवी थिएटर जाने से पहले आप टिकट कटाते हो, और टिकट जो होता है आपका, उसमें क्या होता है, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। वो नंबर्स किस तरह से लिखा होता है, तो वो नंबर्स आपका इस तरह से लिखा होगा 15, इस तरह से टिकट नंबर लिखा होगा। टिकट नंबर में आपका जैसे टिकट नंबर लिखा होगा, टिकट नंबर में 5 और 1 इस तरह से लिखा होता है, या फिर 1 और 5। इसका मतलब क्या हो गया, 1 और 5 ये टिकट नंबर है। तो इसमें क्या कह रहा है कि आप फर्स्ट रो में चले जाओ। ये हो गया क्या, 1 क्या हो गया आपका, तो वो 1 हो गया, जो कि आपको बता रहा है कि फर्स्ट रो में चले जाओ आप, और फर्स्ट रो के 5th सीट नंबर पे बैठ जाओ। तो ये है आपका सीट नंबर। तो ये क्या बता रहा है आपको, सीट नंबर। तो ये बता रहा पहला जो रेड कलर का वो क्या बता रहा है आपका कि वो रो है, और दूसरा जो बता रहा वो क्या है, उस रो का सीट नंबर है। उसी तरह से क्या है कि चले जाओ आप 7th रो में और बैठ जाओ, 7th रो में चले जाओ और बैठ जाओ आप 16 नंबर सीट पे। तो सीट नंबर कितना, 16। तो सीट नंबर कितना हो जाएगा आपका, 16। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है कि आप चले जाओ तीसरे रो में और बैठ जाओ आप किधर, तो 4th सीट पर। तो सीट नंबर कितना, तो 4th पे। इसी तरह से फिर क्या है आपका, फिर 10th रो में चले जाओ और बैठ जाओ आप 12th नंबर सीट पे। आई बात समझ में। तो यही हो गया क्या, ऑर्डर्ड पेयर। तो मूवी थिएटर जाते हो आप, और मूवी थिएटर में इस तरह से क्या है आपका, इस तरह से मूवी थिएटर होता है। इसमें क्या है, 5th रो में चले गए और सीट नंबर 6 पे बैठ जाओ। तो 1 2 3 4 5 6, तो इस वाले सीट पे जाके बैठ जाओगे आप यहाँ पे। आई बात समझ में। उसी तरह से बोला 6th रो में 3rd सीट पे बैठ जाओ। तो 6th रो में चले जाओगे यहाँ पे, और यहाँ इस 6th रो से कहाँ चले जाओगे, 1 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इस सीट पे जाके 6th और 5th सीट पे ये हो गया। अब ये बताइए कि अगर यहाँ पे आपका लिखा हो कि 5th रो में, जो आपका 5th रो है, उस 5th रो में आप 3rd सीट पे बैठ जाओ, है ना। अगर इसको पलट दें, हम 3 को पहले लिख दें और 5 को बाद में लिख दें, तो क्या ये दोनों टिकट नंबर सेम होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है, ये टिकट नंबर क्या बोल रहा है कि आप 5th रो में जाओगे और 3rd सीट पे बैठ जाओगे। इस वाले सीट पे आप बैठ जाओगे, 3rd वाले सीट पे आप बैठ जाओगे। लेकिन ये टिकट नंबर मतलब क्या हो गया कि आपको तीसरे रो में जाना पड़ेगा, मतलब आपको इस रो में जाना पड़ेगा और 5th नंबर सीट पे बैठना होगा। तो मतलब 1 2 3 4 5, तो आपको यहां इस सीट नंबर पे बैठना होगा। तो इसमें क्या था, इस वाले टिकट में आपका ये सीट है और इस वाले टिकट में आपका ये सीट है। क्या दोनों सीट नंबर सेम है, क्या नहीं है। तो इसलिए ऑर्डर्ड पेयर जो होता है, जैसे 1 5 है, तो 1 5 इज नॉट इक्वल टू 5 और 1। 7 16 जो है वो मतलब ये इक्वल नहीं होगा। 7 16 जो है वो नॉट इक्वल टू क्या, 16 7। तो 16 7 के इक्वल वो नहीं होगा। फिर इसी तरह से 3 4 जो है, ये 3 और 4 जो है ये इक्वल नहीं होगा 4 और 3 के। उसी तरह से 10 12 जो है, ये 12 10 के इक्वल
नहीं होगा। आई बात समझ में, इसी को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो इसलिए ऑर्डर्ड पेयर उसी पेयर में हो, इस तरह से होना इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट देखते हैं कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या है। तो कार्टीजियन प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना है, तो एक सेट लेना है। एक सेट ए ले लिया हमने, इस सेट में ले लिया हमने 3 वेजिटेबल्स, जो कि है कैरेट, कैरेट मतलब गाजर, ब्रिंजल, ब्रिंजल मतलब बैगन, और लेडीज फिंगर मतलब भिंडी। तो आपने क्या किया, एक सेट लिया ए, और सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर ए से। अब इसके अंदर जो लिया एलिमेंट को हम उस स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या लिया, तो सी से कैरेट, स्मॉल बी से ब्रिंजल, और लेडी फिंगर एल से लेडी फिंगर। तो ये 3 एलिमेंट है सी बी एल, जिसमें क्या है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कैरेट, बी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ब्रिंजल, और एल रिप्रेजेंट कर रहा है लेडी फिंगर। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, ये सेट ए था, फिर क्या करेंगे, सेट बी लेंगे। सेट बी ले लेंगे फ्रूट्स का। तो सेट बी जो है वो क्या है, आपका फ्रूट्स का सेट है, जिसमें आपका क्या है, एप्पल है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, और स्ट्रॉबेरी है। तो हमने क्या किया, सेट बी ले लिया, और इस सेट में आपका क्या है, फ्रूट्स का सेट है, जिसमें क्या है, पहला फ्रूट्स एप्पल है तो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया, दूसरा फ्रूट्स ऑरेंज है तो स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट किया, फिर आपका ग्रेप्स है तो ग्रेप्स को इससे रिप्रेजेंट किया, फिर आपका स्ट्रॉबेरी है तो इसको एस से रिप्रेजेंट किया। तो ये हो गया क्या आपका ए ओ जी एस। तो ये हो गया ए से एप्पल, बी ओ से ऑरेंज, जी से ग्रेप्स, एस से स्ट्रॉबेरी। तो ये क्या था, आपका फ्रूट्स का सेट था। किसका सेट था, तो ये आपका फ्रूट्स का सेट था, सेट बी। आई बात समझ में। फिर क्या करेंगे, अब सेट ए क्या है, वेजिटेबल्स का है, और सेट बी क्या है आपका, फ्रूट्स का है। तो इस तरह से चार्ट बना लेंगे, कॉलम बना लेंगे, जिसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या है, पहला कॉलम जो वो वेजिटेबल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा कॉलम जो है वो फ्रूट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वेजिटेबल्स क्या है, सेट ए है, और फ्रूट्स क्या आपका सेट बी है। तो सेट ए में आपका क्या एलिमेंट है, तो कैरेट है, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से, ब्रिंजल है, जिसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेडी फिंगर है, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सेट बी, फ्रूट्स का जो सेट बी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्पल, जिसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर है ऑरेंज, जिसको स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर है ग्रेप्स, जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर आपका स्ट्रॉबेरी, जिसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया सेट आपका क्या, वेजिटेबल्स का, और ये हो गया सेट आपका क्या, फ्रूट्स का। तो ये 2 सेट है आपका ए और बी, एक सेट है वेजिटेबल्स का और एक सेट है आपका फ्रूट्स का। अब इस सेट में क्या है, इस सेट में क्या है, इस तरह से डायग्राम बनेगा, इसको कहते हैं वेन डायग्राम, जिसमें क्या है, एक ये डायग्राम बना क्या, वेजिटेबल्स के लिए, और ये डायग्राम बना किसके लिए, तो फ्रूट्स के लिए। तो ये डायग्राम है वेजिटेबल्स के लिए, ये है फ्रूट्स के लिए, जिसमें हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया कैरेट का, फिर क्या है ब्रिंजल का, और फिर क्या है लेडी फिंगर का। फिर फ्रूट्स के साइड में हमने रिप्रेजेंट किया है एप्पल को, ऑरेंज को, ग्रेप्स को, और स्ट्रॉबेरी को। तो ये आपका क्या है, वेजिटेबल्स का सेट है, और ये आपका क्या है, फ्रूट्स का सेट है। तो यहाँ पे 2 सेट है, इस दोनों सेट को हमने क्या किया है, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का रिलेशन बन रहा है। क्या रिलेशन बन रहा है, तो इसमें देखिए क्या है, कैरेट का रिलेशन बन रहा है आपको किसके साथ, तो कैरेट जो है उसका पहले बन रहा है एप्पल के साथ, फिर इसी कैरेट का बन रहा है ऑरेंज के साथ, फिर इसी कैरेट का बन रहा है किसके साथ, ग्रेप्स के साथ, फिर इसी कैरेट का बन रहा है किसके साथ, स्ट्रॉबेरी के साथ। तो एक कैरेट का इधर कितना है, 4 के साथ रिलेशन है, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी। फिर इसी तरह से क्या है ब्रिंजल का, तो ब्रिंजल का फिर क्या है आपका, ब्रिंजल का रिलेशन है किसके साथ, तो सबसे पहले एप्पल के साथ, फिर ब्रिंजल का रिलेशन है किसके साथ, तो ऑरेंज के साथ, फिर ब्रिंजल का रिलेशन है किसके साथ, तो ग्रेप्स के साथ, फिर ब्रिंजल का रिलेशन है किसके साथ, तो स्ट्रॉबेरी के साथ। आई बात समझ में। तो इस तरह से ब्रिंजल का भी इधर कितना है, 4 पेयर बना, ठीक है। फिर उसी तरह से फिर क्या है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपका लेडी फिंगर। तो लेडी फिंगर का रिलेशन किसके साथ बना, तो सबसे पहले एप्पल के साथ बना, फिर ये ऑरेंज के साथ बना, फिर ये ग्रेप्स के साथ बना, और फिर ये स्ट्रॉबेरी के साथ बना। तो इसका भी 4 पेयर बना।
तो इस तरह से आपका क्या है, ऑर्डर्ड पेयर बना, किसका, वेजिटेबल और फ्रूट्स का। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बना, पहले कैरेट के साथ बना कैरेट एप्पल, कैरेट ऑरेंज, कैरेट ग्रेप्स और कैरेट स्ट्रॉबेरी। फिर क्या बना, ब्रिंजल के साथ बना क्या आपका, तो ब्रिंजल एप्पल, ब्रिंजल ऑरेंज, ब्रिंजल ग्रेप्स और ब्रिंजल स्ट्रॉबेरी। फिर क्या बना, तो फिर बना आपका लेडी फिंगर एप्पल, लेडी फिंगर ऑरेंज, लेडी फिंगर ग्रेप्स और लेडी फिंगर स्ट्रॉबेरी। तो इस तरह से आपका कितना रिलेशन बना, तो 4 4 8 और 4 12, तो टोटल 12 डिस्टिंक्ट पेयर बना। कितना पेयर बना टोटल, तो टोटल आपका 12 पेयर बना यहां पे। तो ये 12 पेयर बना आपको यहां पे। अब इसलिए क्या है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, तो वो होता क्या है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, मतलब जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, उसी को कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, तो सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट जो कि होता है ए कॉमा बी ब्रैकेट के अंदर, सच दैट ए बिलोंग्स, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड एलिमेंट्स बी बिलोंग्स टू सेट बी is called the Cartesian product of A and B and is denoted by A cross B। कैसे डिनोट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, A क्रॉस B से। आई बात समझ में। दस A क्रॉस B इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनेशन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनेशन यही होता है कि आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है और इसका ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से ए बी होता है, जिसमें एलिमेंट ए जो है वो सेट ए में बिलोंग करता है, एलिमेंट बी जो है सेट बी में बिलोंग करता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। इसलिए ए क्रॉस बी को आप फॉर्मूला में इस तरह से लिख सकते हो, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। आई बात समझ में। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन। अब समझते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए क्या है, आप लोगे ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या लिया, पहले आपने 1A लिया, 2A लिया, 3A लिया, ठीक है। फिर उस तरह से 1B लिया, 2B लिया और 3B लिया। तो इसमें टोटल हमने 6 ऑर्डर्ड पेयर लिए, जिसमें आपका 1A 2A 3A 1B 2B 3B है। जिसमें जो ये ए सेट में क्या है, ए सेट में 1 है, 2 है और 3 है, और सेट बी में क्या है, तो ए है और बी है। तो यहां पे क्या है, इस सेट का ये बना, हमने क्या एक ग्राफ पे इसको प्लॉट किया। तो ग्राफ पे क्या किया, सेट ए में जो है आपका कौन सा एलिमेंट है, तो 1 है, 2 है और 3 है, और सेट बी में क्या है आपका, तो ये ए है और बी है। तो याद रखिए सेट ए में क्या है आपका एलिमेंट, तो 1 2 3, और सेट बी में क्या है, ए बी। तो इस तरह से प्लॉट कर लिए 1 एक एक यूनिट का गैप 1 2 3, और इधर वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट किया ए और बी। अब यहां पे क्या है कि आपको जाना है पॉइंट, मतलब 1A पे जाना, तो इधर एक्स एक्सिस पे क्या होगे, आप 1 पे आओगे, और वाई एक्सिस पे कहां जाओगे, बी ए पे जाओगे, और इधर से इधर आओगे, इधर से इधर जाओगे। तो ये पॉइंट कहां किया इंटरसेक्ट, इस पॉइंट पे। तो ये पहला पॉइंट हो गया 1A, कौन सा, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर देखो फिर क्या है कि आपको जाना है 2A पॉइंट पे, तो एक्स एक्सिस पे आप आ जाओगे और इधर इधर चले जाओगे, ठीक है। तो इधर चले जाओगे तो ये A कहां पे क्रॉस किया, A इधर से इधर क्रॉस किया, दोनों यहां पे। तो इसलिए दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये 2A हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 3A करना है, तो इधर से आए और तीसरे पे गए और इधर से A पे गए, तो ये 3A हो गया। सेम इसी तरह से क्या 1B पे जाना है, तो 1B पे यहां से एक्स एक्सिस से, यहां से वाई एक्सिस से, तो 1B पॉइंट ये हो गया। फिर इसी तरह से 2B पे जाना, तो 2 इधर से और B इधर से, तो ये 2B हो गया। फिर इसी तरह से 3B जाना है, तो 3 इधर से, B इधर से, तो ये 3B हो गया। तो इस तरह से आपका ऑर्डर्ड पेयर बना क्या, 1A 2A 3A 1B 2B 3B। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका A क्रॉस B का डायग्राम। तो किस तरह से डायग्राम बना, तो इस तरह से ये बना रेक्टेंगुलर डायग्राम। अब क्या करते हैं, B क्रॉस A कर देते हैं। तो जो B सेट का A और B था उसको ले आएंगे किधर,
तो उसको ले आएंगे एक्स एक्सिस पे। तो ए बी कहाँ कहाँ ले आया हमने, एक्स एक्सिस पे ले आया। और फिर क्या किया हमने, ए सेट को वाई एक्सिस पे लेके चले गए। तो ए सेट में 1 2 3 था, उसको वाई एक्सिस पे लेके चले गए। अब क्या है आपका, तो अब है आपका कि आपको, अब देखिए यहां पे 1a था, इस 1a को अब क्या करेंगे, पलट देंगे, a1 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये a1 हो जाएगा। फिर 2a को क्या करेंगे, a2 कर देंगे। तो यहां पे a2, ठीक है। तो पहले 1a को a1 करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट कैसे चले जाएगा, तो देखिए a1 करने पे b का a इधर आ गया और 1 इधर आ गया। तो ये पॉइंट हो गया आपका a1। अब आपको 2a का क्या कर दिए, a2 कर दिए। तो आपको क्या करना होगा, a पे जाना होगा इधर से और फिर उधर से 2 पे आना होगा। तो a2 पॉइंट ये हो गया। फिर 3a का कर दोगे आप a3, तो आपको a3 पॉइंट पे जाना है। तो a से इधर जाओगे और 3 से इधर आओगे, तो ये हो गया a3। उसी तरह से फिर क्या आपको 1b का आप b1 कर दोगे। तो b1 क्या, b1 इधर से जाओगे और फिर इधर से जाओगे, तो ये हो गया b1। फिर इसी तरह से आपको क्या करना है, तो आपको करना है 2b। तो 2b के लिए क्या करना है, इधर से जाना है आपको b और इधर से जाना है 2b को b2 करना है। तो b इधर से 2 इधर से, ये हो गया b2। फिर उसी तरह से फिर क्या है 3b है। तो 3b को b3 करने के लिए b से जाना इधर और 3 से जाना इधर। तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो अब देखिए रेक्टेंगल जो है पहले कैसे था, पहले ऐसे था, अब कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो क्या ये दोनों रेक्टेंगल सेम दिख रहा है, क्या ये दोनों रेक्टेंगल सेम है, तो नहीं है। तो इसलिए a क्रॉस b जो होता है दैट इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। तो याद रखिएगा कि a क्रॉस b जो है वो इक्वल नहीं होता है b क्रॉस a का, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो सेम होगा। इसलिए क्या है कि अगर a क्रॉस b इक्वल टू 5 होता है तभी हो सकता है जब एक में एलिमेंट नल एलिमेंट है और b में नल एलिमेंट है, मतलब a में 5 एलिमेंट है और b में 5 एलिमेंट है। अब अगर हम क्या करते हैं कि na इक्वल टू p लेते हैं और nb इक्वल टू q लेते हैं, तो na क्रॉस b क्या हो जाएगा, p इंटू q हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट में चीजों को याद रखना है कि a क्रॉस b क्या होता है और b क्रॉस क्या a क्या होता है, और ये दोनों चीज डिफरेंट होता है। तो अब आते हैं, बात करते हैं रिलेशंस के बारे में। तो रिलेशंस क्या होता है, तो रिलेशंस के बारे में समझने से पहले आपको क्या एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने सेट्स लिया। तो पहला सेट्स लिया क्या, P का, जिसमें है A B C एलिमेंट। और फिर हमने लिया क्या, सेट Q लिया, जिसमें क्या है आपका नाम है लोगों का, जिस पहला नाम है अली, दूसरा है भानु, तीसरा है बिनोय, चौथा है आपका चंद्रा और पांचवा है दिव्या। तो ये क्या है, इसमें टोटल आपका 5 एलिमेंट्स है। तो P में आपका क्या है, तो P में आपका टोटल है 3 एलिमेंट्स A B C। P में है आपका क्या, 3 एलिमेंट्स A B और C। और Q में आपका एलिमेंट क्या है, आपका 5 नाम है अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या। अब क्या है P और Q सेट, देखिए P और Q सेट में का एक रिलेशन बन रहा है। यहां पे क्या रिलेशन बन रहा है, रिलेशन को R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेशन इस तरह से दिया गया है कि जो ये सेट P है और ये सेट Q है। तो सेट P में जो एलिमेंट A है उसका रिलेशन किसके साथ है, अली के साथ है। फिर सेट P में जो एलिमेंट B है उसका रिलेशन 2 के साथ है, एक तो भानु के साथ है और फिर एक बिनोय के साथ है। फिर इस सेट P का जो एलिमेंट C है इसका रिलेशन किसके साथ है, तो इसका रिलेशन चंद्रा के साथ है। और फिर इस सेट में एक एक्स्ट्रा गर्ल है जो कि है दिव्या। तो अब यहां देखिए 3 के साथ रिलेशन है, बस दिव्या के साथ किसी का रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ABC कैसे रिलेटेड है। तो यहां पे आपको रिलेशन क्या आखिर होगा इस दोनों के बीच, कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये रिलेशन क्या है आपका, कि पहले तो ये देखिए कि इसमें टोटल एलिमेंट कितना है, इसमें 3 है और इसमें कितना एलिमेंट है, तो 5 है। तो टोटल कितना पेयर बनेगा, 3 इंटू 5, तो 15 ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो इसलिए क्या है कि इस P एंड Q जो सेट है इसमें 15 ऑर्डर्ड पेयर है। और 15 ऑर्डर्ड पेयर को कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट से शो करते हैं, P क्रॉस Q से, जिसमें पहला हो जाएगा A अली, फिर A भानु, फिर A बिनोय, फिर इस तरह से B अली, B भानु, B बिनोय, इस तरह से होता चला जाएगा।
तो टोटल कितने पेयर बनेंगे इसमें? 15 पेयर बनेंगे। अब देखिए, अब वो जो सिस्टम था, वो जो डायग्राम था, उस डायग्राम में क्या है, तो इस डायग्राम में देखिए ये ए अली से, बी भानु और बिनोय से, और सी चंद्रा से रिलेटेड है। इसका रिलेशन क्या हो गया कि रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। जो नाम वाई है उसका फर्स्ट लेटर क्या है? तो वो एक्स लेटर है। तो क्या है वो रिलेशन? तो वो रिलेशन है आर। जैसे एक था अली से रिलेटेड तो ए से अली होता है, बी था भानु से रिलेटेड तो बी से भानु होता है, फिर बी बिनोय से रिलेटेड बी से बिनोय भी होता है, फिर सी से चंद्रा होता है क्योंकि सी से चंद्रा रिलेटेड है। तो यहां रिलेशन क्या था कि एक्स इज द फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट लेटर है एक्स, लेटर ऑफ द नेम वाई, तो वो जो वाई है उसका पहला लेटर है एक्स, ठीक है, जिसमें एक्स जो है वो सेट पी को बिलोंग करता है और वाई जो है वो सेट क्यू को बिलोंग करता है। आई बात समझ में? तो इसको क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। इसी तरह से आपका रिलेशन क्या है, इस तरह से रिलेशन शो करेगा। जैसे न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इज द कैपिटल जो है यहाँ रिलेशन है कि न्यू दिल्ली और इंडिया में क्या है? रिलेशन कैपिटल का। अब इस रिलेशन को कैसे शो करते हैं, कर सकते हैं? तो न्यू दिल्ली और बीच में आर दे देंगे, तो ये न्यू दिल्ली क्या रिलेशन क्या शो कर रहा है? ये आर, तो ये शो कर रहा है कि ये कैपिटल है, ठीक है। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? न्यू दिल्ली कॉमा इंडिया, तो ये क्या बता रहा है कि न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, तो यहाँ पर रिलेशन क्या है? इज परपेंडिकुलर टू, तो इसको एक लाइन दे देंगे, लाइन ए बी रिलेशन लाइन एक्स वाई, तो ये रिलेशन क्या शो कर रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर शो कर रहा है। फिर उसके बाद क्या है? ये ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें लाइन ए बी ये है और लाइन एक्स वाई ये है। आई बात समझ में? फिर क्या है? फिर नेक्स्ट आपका क्या? -1 इज ग्रेटर देन -5, तो -1 इज ग्रेटर देन 5 में जो ये रिलेशन आर है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? इज ग्रेटर देन, और इसको ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से -1 -5 करेंगे, तो ये क्या हो गया? इज ग्रेटर देन का रिलेशन शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है? एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यहाँ पे जो एल और ट्रायंगल पी क्यू आर में रिलेशन जो है वो क्या? लाइन ऑफ सिमेट्री का है, और ऑर्डर्ड पेयर में इसको एल ट्रायंगल पी क्यू आर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से आपका रिलेशन को रिप्रेजेंट करना होता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने क्या किया? स्टूडेंट्स इन अ क्लास ले लिया S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 और S10 नाम का। अब इस स्टूडेंट का क्या है? हाइट गिवन है। हाइट क्या गिवन है? तो S1 का क्या गिवन है हाइट? तो वो है 4.5 फीट। S2 का क्या हाइट गिवन है? तो 5.2 फीट। S3 का क्या हाइट गिवन है? तो 5 फीट। S4 का क्या गिवन हाइट है? तो 4.5 फीट। S5 का क्या हाइट गिवन है? तो 5 फीट। फिर S6 का क्या हाइट गिवन है? तो 5.1 फीट। S7 का क्या हाइट गिवन है? तो 5.2 फीट। S8 का क्या हाइट गिवन है? तो 5 फीट। फिर S9 का क्या गिवन है? तो 4.7 फीट। फिर S10 का क्या गिवन है? तो 4.9 फीट। तो ये क्या है? स्टूडेंट का रिलेशन उसके हाइट के साथ, तो इसलिए रिलेशन क्या आपका? आर है हाइट कॉमा स्टूडेंट्स, तो हाइट दिया गया है स्टूडेंट का, तो हाइट जैसे 4.5 हाइट है स्टूडेंट S1 का, फिर 4.5 हाइट है स्टूडेंट S4 का, फिर 4.7 हाइट है स्टूडेंट S9 का, फिर 4.9 हाइट है स्टूडेंट S10 का, फिर 5 हाइट है स्टूडेंट S3 का, फिर 5 हाइट है स्टूडेंट S5 का, फिर हाइट 5 स्टूडेंट S8 का। तो इस तरह से ये सारा क्या है? आपको हाइट गिवन, हाइट और स्टूडेंट्स का रिलेशन गिवन था। अब इसको क्या कहते हैं? वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है? जैसे कि 4.5 हाइट दो स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो एक स्टूडेंट S1 का भी हाइट क्या है? 4.5 है, और एक दूसरा स्टूडेंट है S4 उसका भी हाइट क्या है आपका? 4.5 फीट है। उसी तरह से फिर क्या है आपका? जो 4.7 फीट हाइट है वो किसका है? तो वो है आपका S9 का हाइट। फिर उसके बाद क्या है? 4.9 हाइट किसका है? तो वो हाइट है आपका S10 का हाइट। फिर उसी तरह से फिर क्या है?
उसके बाद क्या है, जो 5 फीट हाइट है वो 3 लोगों का है, तो पहला कौन वो है, पहला S3 है। फिर दूसरा कौन है, तो दूसरा आपका S5 है जिसका हाइट जो है वो 5 फीट है। फिर आपका S8 है जिसका हाइट की S8 है। तो इस तरह से आपका 3 स्टूडेंट है जिसका हाइट जो है वो 5 फीट है। फिर इसी तरह से फिर क्या है, 5.1 हाइट जो है वो किसका है, तो S6 का हाइट है। फिर 5.2 जो है वो किसका हाइट है, तो वो S7 का हाइट है। तो ये हो गया वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन R, ठीक है, किसका, तो हाइट का स्टूडेंट के साथ। तो इसलिए डिफिनेशन हो जाता है रिलेशन का क्या, तो हो जाता है ही लेट A एंड B बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स जिसमें a रिलेशन R फ्रॉम A टू B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B satisfying some condition that is X belongs to A and related to Y belongs to B. किस तरह से थ्रू रिलेशन R, देन वी कैन राइट X R Y। तो X R Y तभी संभव है इफ एंड ओनली इफ X Y बिलोंग्स टू R। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आता है डोमेन। डोमेन जो होता है वो क्या होता है, सेट A होता है ना। कोडोमेन क्या होता है, वो सेट B होता है। और रेंज क्या होता है, वो सेट B में होता है, ठीक है, जिसमें हर एक एलिमेंट जो है वो रिलेटेड होता है, तब रेंज होता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे क्या, आपका एक सेट लिया हमने सेट A, जिसमें आपका क्या है 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे सेट A है जिसमें 5 एलिमेंट है। फिर आपका सेट B है, सेट B में आपका क्या है 3 एलिमेंट है, 3 नाम है, मैथी है, अरुल है और जॉन है। तो यहां पे 2 सेट है, सेट A और सेट B है। अब सेट A जो है उसमें क्या है आपका, तो सेट A में आपका टोटल 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 5। अब सेट A का एलिमेंट जो है वो रिलेटेड है सेट B के एलिमेंट से। वो B का एलिमेंट क्या है, तो मैथी, अरुल, जॉन। अब जो 1 है वो रिलेटेड किससे है, तो मैथी से। जो 2 है वो रिलेटेड किससे है, तो अरुल से। जो 3 है वो रिलेटेड है जॉन से। और 4 जो है वो रिलेटेड है मैथी से। तो ये हो गया क्या, रिलेशन हो गया किसका, तो सेट A का सेट B के साथ। अब यहां पे देखिए डोमेन क्या है, तो डोमेन होता है क्या, सेट A। तो सेट A में जो रिलेशन जो है सेट B के साथ, जितना भी रिलेशन है 1 2 3 और 4, ये क्या है आपका डोमेन हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया डोमेन। और यहां पे 5 इस डोमेन में नहीं आएगा, ठीक है। तो डोमेन में वही होगा जिसका कि सेट बी के साथ कोई ना कोई रिलेशन है, तो उसी को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। इसलिए डोमेन क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गया। आई बात समझ में। फिर इसके बाद आता है आपका रेंज। रेंज किसको कहते हैं, तो रेंज होता है आपका क्या कि सेट बी, सेट बी में क्या है, तो मैथी, अरुल, जॉन। तो ये क्या हो गया आपका, रेंज हो गया। ये क्या हो गया आपका, रेंज हो गया। तो इस तरह से ये सेट बी था रेंज का, जिसमें क्या आपका मैथी, अरुल और जॉन। ये क्या आपका, ये सेट बी है जो कि रिप्रेजेंट क्या करता है आपको, रेंज डिपेंड करता है। और इसी रेंज को क्या कहते हैं आप, कोडोमेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडोमेन। इसलिए क्या कहा जाता है कि डोमेन ऑफ आर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। जो आर का डोमेन होता है वो क्या है, ए का प्रॉपर सबसेट है। आई बात समझ में। तो ये आपका क्या है, ये आपका रिलेशंस के बारे में था। अब आइए डिस्कस करते हैं फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस क्या होता है इसको जानते हैं। इससे पहले डिफिनेशन देखते हैं और फिर एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। तो डिफिनेशन क्या कहता है, अ रिलेशन एफ, एक रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए से टू अ सेट बी तक इज सेड टू बी, कहा जाएगा क्या, तो फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, अगर सेट ए का सारा एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट ए के सारे एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए किसमें, सेट बी में, तब जाके वो रिलेशन जो है
वो क्या कहलाएगा आपको? फंक्शन कहलाएगा। तो एक रिलेशन जो है वो फंक्शन कब कहलाएगा? जब सेट ए का सारा एलिमेंट जो है उसके सेट बी में हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट का सेट बी में इमेज होगा, तब जाके वो रिलेशन क्या कहलाएगा आपको? फंक्शन कहलाएगा। आई बात समझ में? इसलिए जो है इफ एफ इज अ फंक्शन, अगर एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब ए पुट करने पे उस फंक्शन में ए का वैल्यू कुछ होगा, उसको फंक्शन में पुट करने से बी मिलेगा आपको। तो वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए, बी को क्या कहेंगे? ए का इमेज अंडर एफ, वेयर ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी, और ए को क्या कहेंगे? बी का प्री इमेज अंडर एफ। तो ये तो डेफिनेशन हो गया। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे दो वेन डायग्राम है। पहला वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉयज, एक कंपनी है जिसमें एम्प्लॉयज है E1, E2, E3, E4 एंड E5। फिर हर एक एम्प्लॉय का क्या है? सैलरी गिवन है, जो कि सैलरी है 20,000, 30,000, 45,000, 50,000 और 1 लाख। तो अब क्या है, देखिए यहां पे जो ये सेट एम्प्लॉयज का है, इसमें हर एक एम्प्लॉयज का जो है वो एक इमेज है, किसमें? सेट बी जो सैलरी है उसमें। तो देखिए जैसे कि यहां पे E1 का रिलेशन किसके साथ है? तो 1 लाख के साथ। तो मतलब E1 एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो कितना है? वो है 1 लाख। फिर क्या है? E2, तो E2 एम्प्लॉय का रिलेशन किसके साथ है? तो इसका रिलेशन है 50,000 के साथ। तो इसका सैलरी कितना आपका? 50,000 है। फिर E3 जो एम्प्लॉय है, इसका रिलेशन किसके साथ है? तो E3 का रिलेशन है आपका किसके साथ? तो 45,000 के साथ। फिर क्या है? E4 का रिलेशन किसके साथ है? तो वो है किसके साथ? तो 30,000 के साथ। फिर E5 का रिलेशन किसके साथ है? तो वो रिलेशन है 20,000 के साथ। तो ये गिवन क्या है आपका? एम्प्लॉयज का रिलेशन गिवन है। एम्प्लॉयज का रिलेशन, हर एक एम्प्लॉयज का एक इमेज है, हर एक एम्प्लॉयज का एक इमेज है, हर एक एम्प्लॉयज का एक इमेज है दूसरे सेट में। तो इसलिए क्या हो गया? ये रिलेशन जो है ये क्या हो जाएगा आपका? फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसलिए इसका और एक डिफिनेशन यहां पे अच्छे से देखिए कि रिलेशन एफ जो है बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स एक्स एंड वाई is called a function from x to y if for each x elements belongs to set x there exists only one element y which belongs to y such that xy belongs to function f, that is f is equal to xy such that for all x belongs to set x and y belongs to set y, so a function f from x to y is written as f is such that x tends to y. So f from x to y, ये क्या है? f from x to y। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका डिफिनेशन। अब यहां पे एक वेन डायग्राम से देखते हैं कि क्या होता है फंक्शन। तो जो फंक्शन जो है वो क्या है? एक फंक्शन जो है, सारा फंक्शन क्या होता है? सारा फंक्शन आपका रिलेशन होता है, क्योंकि सारा फंक्शन का जो डायग्राम है वो किसके अंदर है? वो रिलेशन के अंदर है। अब क्या है? सारा रिलेशन जो है वो क्या होता है? तो सारा रिलेशन जो होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। आई बात समझ में? याद रखिएगा। तो सारा फंक्शन भी क्या हो जाएगा? सारा फंक्शन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, नीचे से यहां पे आउटर गए थे, अब बाहर से अंदर की ओर आएंगे। अब देखिए, सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि फंक्शन का ये डायग्राम है और ये फंक्शन में तो आता नहीं सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसलिए सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट फंक्शन नहीं हो सकता। उसी तरह से सारा रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता है, लेकिन सारा फंक्शन क्या होता है? रिलेशन होता है, और सारा फंक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो इसलिए फंक्शन क्या है? तो फंक्शन एक मशीन है
जिस मशीन में क्या करते हो आप इनपुट डालते हो और आपका उससे आउटपुट निकलता है, वो इनपुट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी के अंदर कोई इक्वेशन गिवन होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस तरह से इसमें एक्स का वैल्यू डालते हो 1 2 3 4 तो कुछ निकलता है आपका आउटपुट के रूप में। तो इसलिए फंक्शन क्या है, तो फंक्शन एक मशीन है जिस मशीन में आप क्या करते हो, इनपुट डालते हो और आपका आउटपुट बाहर निकलता है। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट आपका, तो इसलिए क्या हो गया कि फंक्शन जो है इस तरह से, तो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट जो सेट का एक इस सेट का है उसका एक इमेज है सेट बी में। तो ये देखिए ए का पी के साथ, बी का क्यू, बी का इमेज क्या है क्यू है और सी का इमेज क्या है आर है। तो ए का इमेज पी, बी का इमेज क्यू, सी का इमेज आर। चूंकि हर एक का एक इमेज है इसलिए क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन, है ना। तो ईच इनपुट हैज सिंगल आउटपुट। फिर उसी तरह से फिर नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है, तो ये है दूसरा रिलेशन क्या है आपका, कि जो यहाँ पे है कि जो हर एक एलिमेंट है सेट ए का उसका एक इमेज है सेट बी में। जैसे 1 का इमेज है एम, 2 का इमेज है एन, 3 का इमेज है एन। तो सेट ए का इमेज सबका होना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल ए सेम इमेज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इमेज होना चाहिए। तो ये क्या है, ईच इनपुट करस्पॉन्ड टू अ सिंगल आउटपुट, सबका एक सिंगल आउटपुट है, इसलिए ये भी क्या है, एक फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। फिर उसी तरह से ये इस डायग्राम को देखिए कि ए का क्या है, इमेज एक्स है, बी का इमेज क्या है वाई है, सी का इमेज, बी का इमेज क्या है जेड है। तो ये भी क्या है, रिलेशन एक फंक्शन है ना। क्योंकि हर एक इसका देखिए, नहीं, ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन, देखिए इसका 2 इमेज हो गया, हर एक का एक ही इमेज होना चाहिए, सब में सबका एक ही इमेज था, इसमें क्या है 2 इमेज हो गया, इसलिए फंक्शन नहीं है। तो तीसरा डायग्राम फंक्शन नहीं है, सिर्फ पहला डायग्राम फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, तीसरा फंक्शन नहीं है। आई बात समझ में। फिर आते हैं, डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। तो कितने टाइप्स के रिलेशंस होते हैं, तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस में एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। तो एम्प्टी रिलेशन जो होता है, एक रिलेशन आर होता है एक सेट ए में, जिसमें कि if no elements of A is related to any element of set A, that is R is equal to phi. Phi is the subset of A cross A, मतलब A का कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कहने का मतलब ये कि a relation R, एक रिलेशन R इन सेट A में कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, उसको एम्प्टी रिलेशन कहा जाएगा। कब? अगर if no element of set A, if no element of set A is related to any element of set A, that is R is equal to phi is the subset of A cross A. तो A और A का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, वो खाली होगा। तो जब A और A में कोई एलिमेंट नहीं रिलेटेड है एक दूसरे से, तो उसको क्या, कौन सा रिलेशन कहोगे, उसको एम्प्टी रिलेशन कहोगे। तो फिर यूनिवर्सल रिलेशन किसको कहते हैं, तो यूनिवर्सल रिलेशन को कहते हैं कि अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। एक रिलेशन सेट ए में एक रिलेशन आर को यूनिवर्सल रिलेशन तब कहा जाएगा इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए का हर एक एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट, रिलेटेड होगा हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट से, जिसको कि रिप्रेजेंट करेंगे क्या, तो R इज इक्वल टू A क्रॉस A, जिसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, R इज इक्वल टू A क्रॉस A। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन ये होता है। तो एम्प्टी रिलेशन ये होता है जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिवर्सल रिलेशन ये होता है जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका एम्प्टी रिलेशन, ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन, और दोनों मिलके बनता है ट्रिवियल रिलेशन। तो इसलिए एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को कुछ कभी कभी ट्रिवियल रिलेशन भी कहा जाता है। इसलिए जो है आपका क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि क्या होता है आपका एम्प्टी रिलेशन, क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो एग्जाम्पल लेते हैं
कि लेट ए बी सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। सेट ए जो है वो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट रिप्रेजेंट करता है किसका, तो बॉयज स्कूल का। तो एक बॉयज स्कूल का सारे स्टूडेंट का सेट रिप्रेजेंट करता है क्या, सेट ए रिप्रेजेंट करता है। क्या कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन ए, शो करना है कि रिलेशन आर सेट ए में इज गिवन बाय R is equal to AB such that A is the sister of B. A is the sister of B. रिलेशन यहां पे गिवन है क्या, A is the sister of B is the empty relation, एक empty relation है। And R is equal to AB such that the difference between the height of AB is less than 3 meter. जो ए बी का हाइट डिफरेंस है वो लेस देन कितना हो जाएगा, 3 मीटर्स इज द यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहां देखिए, यहां सिंपल सा लॉजिक है कि ये रिलेशन एम्प्टी कैसे है। ये ए इज द सिस्टर ऑफ बी जो है वो रिलेशन एम्प्टी इस तरह से, क्योंकि ये बॉयज स्कूल है और बॉयज स्कूल में कोई लड़की नहीं है, कोई गर्ल्स नहीं है, इसलिए सिस्टर होने का सवाल ही नहीं आता है। इसलिए ये रिलेशन क्या हो गया आपका, एम्प्टी रिलेशन है। क्योंकि ए क्रॉस ए का जो रिलेशन होगा ये क्या होगा, फाई होगा, नल होगा। क्यों, क्योंकि बॉय स्कूल में लड़की नहीं है, इसलिए सिस्टर होने का सवाल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका कि ये रिलेशन जो है ए और बी का द हाइट डिफरेंस बिटवीन 3 मीटर्स। तो चूंकि 3 मीटर्स बहुत ही ज्यादा हाइट होता है, इसलिए किसी का भी हाइट डिफरेंस जो होगा वो 3 मीटर के बीच में ही होगा, है ना। तो इसलिए हर एक स्टूडेंट का जो हाइट होगा उस स्कूल में, बॉयज स्कूल में, वो क्या है 3 मीटर का डिफरेंस से कम ही होगा। तो इसलिए ये क्या आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। इसलिए क्या है कि जो पहला रिलेशन था सिस्टर वो क्या आर इक्वल टू 5 एम्प्टी रिलेशन हो गया, और जो दूसरा रिलेशन था वो आर डैश इज इक्वल टू ए क्रॉस ए क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। तो इस तरह से आपका दो रिलेशन था, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। फिर नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है क्या कि अ रिलेशन आर इन सेट ए, एक रिलेशन सेट ए में रिलेशन आर, तो अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक रिलेशन जो होगा सेट ए में उसको रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, तो इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या, तो आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, क्या होगा कि ए जो है वो ए इज सच दैट ए का जो रिलेशन होगा ए के साथ ही होगा, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, तब उस रिलेशन को क्या कहोगे आप, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहोगे। उसी तरह से एक रिलेशन आर जो सेट ए में उसको सिमेट्रिक कब कहोगे, तो अगर A1 इज रिलेटेड टू A2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इंप्लाइज दैट A2 रिलेटेड टू A1 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू सेट A। तो याद रखिए कि अगर A1 रिलेटेड है A2 से तो A2 को भी रिलेटेड होना पड़ेगा A1 से, तब जाके रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट आपका क्या है कि सेट ए का रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव कब कहलाएगा, तो वो ट्रांजिटिव तब कहलाएगा कि अगर रिलेशन A1 इज रिलेटेड टू A2 एंड A2 इज रिलेटेड टू A3, तो जो ये A1 है ये रिलेटेड हो जाएगा A3 से, तब रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव होगा। इसलिए यहां पे क्या है कि जो A1 A2 बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड A2 बिलोंग्स टू रिलेशन R implies that A1 A3 belongs to relation R for all A1 A2 A3 belongs to set A। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जब रिलेशन ए का रिलेशन ए इज रिलेटेड टू सेट ए, जब ए खुद से रिलेटेड हो तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। अगर A1 रिलेटेड है A2 से तो A2 को रिलेटेड होना पड़ेगा A1 से, तब रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक। उसके बाद अगर A1 रिलेटेड है A2 से और A2 रिलेटेड है A3 से, तब रिलेशन हो जाएगा आपका क्या, ट्रांजिटिव। तो ये अब ये जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन है इसको कंबाइंड होके इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। मतलब तीनों रिलेशन जब कोई सेट ए जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको क्या कहोगे आप, इक्विवेलेंस रिलेशन कहोगे। आई बात समझ में।
तो इसलिए यहां पे आप समझ में आ गया होगा कि क्या होता है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है कि लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। टी जो है वो एक ट्रायंगल का सेट है इन अ प्लेन विथ रिलेशन आर। उसमें एक रिलेशन गिवन क्या है टी का, तो आर इज इक्वल टू T1 कॉमा T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। T1 जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, तो T2 के। तो ट्रायंगल T1 जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल T2 के। तो शो दैट द रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे हम लोग वन बाय वन कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो अगर ये तीनों होगा तब जाके इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो अब देखिए कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो देखिए हर एक ट्रायंगल, एवरी ट्रायंगल जो होता है, हर एक ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ होता ही है। कोई एक ट्रायंगल होगा वो खुद के कॉन्ग्रेंट तो होगा ही, इसलिए क्या है एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ। इसलिए जो रिलेशन क्या है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना। इस सेट का रिलेशन जो होगा ये होगा कि हर एक ट्रायंगल जो है वो खुद का कॉन्ग्रेंट होता है, इसलिए क्या है रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है। फिर नेक्स्ट चेक करते क्या है कि ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है कि नहीं। तो अब देखिए कि अगर T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, अगर T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के, फिर क्या है T2 कॉन्ग्रेंट है T1 के, T2 कॉन्ग्रेंट है T1 के, तो क्या हो जाएगा T1 जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा T3 के, सॉरी T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के, तो T2 कॉन्ग्रेंट हो जाएगा T1 का। इसका मतलब क्या है रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। तो याद रखिए जब T1 कॉन्ग्रेंट हो जाएगा T2 के, तो इसलिए T2 जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा T1 के। तो रिलेशन आपका क्या हो जाएगा यहां पे सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। आई बात समझ में, कौन सा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। फिर नेक्स्ट क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करते हैं। तो देखिए अगर ट्रायंगल T1, ये T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के और T2 कॉन्ग्रेंट है T3 के, तो पक्का है कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट होगा। तो इसलिए याद रखिए कि T1 अगर कॉन्ग्रेंट है T2 के, T1 कॉन्ग्रेंट है किसके, T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के और T2 कॉन्ग्रेंट है T3 के, तो T1 कॉन्ग्रेंट किसके होगा, T3 के। तो इसका मतलब क्या है आपका कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो अब ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। कौन सा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो जब रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों हो तो उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट है क्या कि L एक सेट है, L इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। एक प्लेन है जिसमें बहुत सारा लाइन है, एंड R जो है वो रिलेशन है। R क्या आपका रिलेशन है, जिसमें L डिफाइंड एज क्या, तो L डिफाइंड होगा किससे, तो R से। सच R इज इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू किसके, L2 के। तो L1 किसके परपेंडिकुलर है, L2 के। तो आपको क्या कह रहा है कि शो दैट R इज सिमेट्रिक। शो क्या करना है कि R इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए R जो है वो रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए लाइन L1, जो लाइन L1 है ये वाला, ये क्या है खुद के परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता है। ये लाइन L1 खुद के परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए L1 जो है वो बिलोंग्स टू रिलेशन R होगा नहीं, इसलिए AA जो डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, तो इसलिए रिलेशन क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या है कि अब चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो L1 क्या है, परपेंडिकुलर है L2 के, और L2 जो है वो परपेंडिकुलर है L1 के। तो इसलिए क्या है, तो L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L1 के, इसलिए L1 बिलोंग्स टू L2 और L2 बिलोंग्स टू LR। तो चूंकि ये क्या है दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर, इसलिए क्या है रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक तो है।
फिर देखिए नेक्स्ट की एल, अभी ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, तो L1 परपेंडिकुलर है किसके, L2 के, और L2 परपेंडिकुलर किसके, L3 के। तो क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर होगा क्या, L1 और L3 परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के, तो नहीं, ये पैरेलल हो गया एक दूसरे के। तो L1 और L3 जो है वो पैरेलल हो जाएगा, इसलिए रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, ये रिलेशन आपका सिर्फ सिमेट्रिक है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। आई बात समझ में। फिर आते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या होता है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जिसमें सबसे पहला होता है आपका वन वन फंक्शन। क्या होता है, वन वन फंक्शन। दूसरा क्या होता है, मैनी वन फंक्शन। फिर तीसरा क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। फिर चौथा क्या होता है आपका, इन टू फंक्शन। तो जनरली आपका 4 टाइप्स का फंक्शन होता है, वन वन, मैनी वन, ऑन टू और इन टू। आई बात समझ में। तो अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए वन वन फंक्शन क्या होता है। तो वन वन फंक्शन क्या होता है, जिसमें सेट ए का डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो होता है उसका सेट बी में डिस्टिंक्ट इमेज जब होगा, तब उस टाइप के फंक्शन को क्या कहोगे आप, वन वन फंक्शन कहोगे। जैसे यहां पे देखिए सेट ए है और ये सेट बी है। तो देखिए सेट ए का जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट वन है उसका डिस्टिंक्ट इमेज है ए, सेट ए का जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट टू है उसका डिस्टिंक्ट इमेज है बी, सेट ए का जो एलिमेंट थ्री है उसका डिस्टिंक्ट इमेज है आपका डी, और सेट ए का जो एलिमेंट फोर है उसका डिस्टिंक्ट इमेज है सी। तो इस सेट ए का जो है सेट बी में क्या है, डिस्टिंक्ट इमेज है, मतलब हर एक एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, दूसरा दूसरा, सेम इमेज नहीं है किसी का। इसलिए इस टाइप के फंक्शन को क्या कहते हो आप, इस टाइप के फंक्शन को आप वन वन फंक्शन कहते हो, वन टू वन फंक्शन कहते हो। तो अगर इसको वन टू वन फंक्शन कहते हो, मैनी वन किसको कहेंगे, मैनी टू वन। तो जब सेट ए का सेट बी में, जब सेट ए के एलिमेंट का सेट बी में मल्टीपल इमेज हो, जैसे देखिए सेट ए का जो एलिमेंट वन है और सेट ए का जो एलिमेंट बी है, दोनों का इमेज क्या है, सेम है। तो दो एलिमेंट का जब सेम इमेज हो तो उसको क्या कहेंगे, मैनी टू वन रिलेशन कहेंगे। तो इसलिए क्या कहेगा कि टू और मोर एलिमेंट्स किसका, तो सेट ए का हैव सेम इमेज इन बी, उसका सेम इमेज किस में होगा, बी में होगा। तो उस रिलेशन को क्या कहोगे, मैनी टू वन। तो इसलिए यहां पे सेट ए का जो एलिमेंट वन है उसका इमेज क्या है, ए है, और सेट ए का जो एलिमेंट टू है उसका भी इमेज क्या है आपका, ए ही है। तो इसलिए जब सेट ए के मल्टीपल एलिमेंट का इमेज सेम हो तो उसको क्या कहोगे आप, मैनी टू वन फंक्शन कहोगे। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट आता है आपका ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं, तो जब जो रेंज जो होता है एफ का, जो ये रेंज है जो जिसको सेट बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कोडोमेन हो जाता है, मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है। तो जैसे कि देखिए सेट ए और सेट बी को जो एलिमेंट, सेट ए का जो एलिमेंट वन है वो रिलेटेड है ए से, सेट ए का जो एलिमेंट टू है वो रिलेटेड है ए से, फिर सेट ए का जो एलिमेंट थ्री है वो रिलेटेड है बी से, और सेट ए का जो एलिमेंट आपका सेट ए का जो एलिमेंट फोर है वो रिलेटेड है सी से। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या कहते हैं आप, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। और ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, रेंज जो होता है वो कोडोमेन के इक्वल होता है। तो सारा जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है, इसलिए हर एक एलिमेंट जो बी का है उसका क्या है, प्री इमेज है ए में, इसलिए इस फंक्शन को क्या कहते हैं आप, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो जब सारा एलिमेंट बी का प्री इमेज होगा ए में तो इस टाइप के फंक्शन को क्या कहोगे आप, ऑन टू फंक्शन कहोगे। आई बात समझ में। इस टाइप के फंक्शन को क्या कहोगे आप, ऑन टू फंक्शन कहोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट है आपका इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन किसको कहते हैं, तो देयर एग्जिस्ट, क्या कह रहा है यहां पे, देयर एग्जिस्ट, जब देखिए रेंज ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी
एक एलिमेंट होगा बी में, एक एलिमेंट कहाँ होगा आपका, तो सेट बी में होगा। एक एलिमेंट कहाँ होगा आपका, सेट बी में, इज नॉट द इमेज ऑफ एलिमेंट ए, जो कि एलिमेंट ए का इमेज नहीं होगा। तो यहां देखिए इस डायग्राम में आपका जो सेट बी है, इसमें देखिए ई और एफ जो इमेज है, ई और एफ का जो इमेज है वो किसी का इमेज नहीं है। इस सेट में ई और एफ जो है, ई और एफ क्या है, किसी का इमेज नहीं है। तो यहां पे क्या है आपका, यहां पे आपका जो ई और एफ जो एलिमेंट है सेट बी में, ये किसी का इमेज नहीं है। तो इसलिए इस टाइप के फंक्शन को क्या कहोगे आप, इनटू फंक्शन कहोगे। क्या कहोगे, इनटू फंक्शन कहोगे। आई बात समझ में? तो इसलिए आपको समझ में आ गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। अब आइए थोड़ा सा डेफिनेशन पे गौर करते हैं। तो जैसे कि डेफिनेशन में पहला क्या है कि अ फंक्शन f is such that x tends to y is defined as 1 1 और इंजेक्टिव। एक फंक्शन f को 1 1 और इंजेक्टिव कब कहेंगे, इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब सेट x में जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा है ना, उसका डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू सेट x सच दैट f x1 इज इक्वल टू f x2 इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। तो जब इस तरह से हो कि f x1 इक्वल टू f x2 हो, तो x1 इक्वल टू x2 होगा, और इसको क्या कहोगे आप, इंजेक्टिव फंक्शन कहोगे। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो अब इसको समझने के लिए इस डायग्राम को देखिए, ये क्या है, 1 to 1 फंक्शन है। तो यहां पे जैसे इस सेट का जो है हर एक एलिमेंट क्या है, उसका एक इमेज है, 1 to 1 रिलेशन है, इंजेक्टिव है ये। जैसे 1 का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ है, 2 का रिलेशन किसके साथ है, तो बी के साथ है। उसी तरह से फिर क्या है, 3 का रिलेशन किसके साथ है, तो डी के साथ है। 4 का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ है। तो इस तरह क्या है कि हर एक एलिमेंट का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन है यहाँ पे ABCD में। इसलिए x1 सेट ये है, x2 सेट ये है, तो इसलिए हर 1 to 1 रिलेशन है, 1 का सबका एक एक इमेज है इसमें। तो जब इस टाइप का हो तो इसको क्या कहें, 1 1 फंक्शन कहेंगे। इसमें भी क्या है, हर एक एलिमेंट जो 1 है उसका एक इमेज है B, 2 का एक इमेज है C, 3 का एक इमेज है A, फिर 4 का एक इमेज है D। तो 1 to 1 रिलेशन हो गया। ये क्या हो गया आपका, 1 to 1 रिलेशन हो गया। अब मैनी टू वन, मैनी वन किसको कहेंगे, जब देखिए इस सेट में देखिए जो दो एलिमेंट है 1 और 2, इसका क्या है, सेम इमेज है। तो जब इस टाइप का हो जाएगा तो आपको उसको क्या कहोगे, मैनी वन कहोगे। आई बात समझ में, मैनी टू वन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, इसी तरह से ये भी क्या है, मैनी टू वन है, जिसमें 1 और 2 जो है एलिमेंट 1 और 2 क्या है, उसका सेम इमेज ए, इसलिए क्या है, ये मैनी टू वन है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 1 1 और ऑन बाइजेक्टिव किसको कहते हैं। तो देखिए अ फंक्शन f इज सच दैट x टेंड टू y सिस टू 1 1 एंड ऑन टू, जिसको 1 1 एंड ऑन टू जिसको क्या कहते हैं आप, बाइजेक्टिव भी कहते हैं। इफ f इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, अगर f जो है 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा तो उसको क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव कहेंगे। तो जैसे देखिए इस वाली इमेज को, इसमें जो है जो ये सेट ए है, सेट बी के देखिए 1 का एक इमेज है, 2 का सी इमेज है, 3 का ए इमेज है, सबका तो 1 to 1 इमेज है। तो 1 to 1 तो होगा ही ये। अब ऑन टू इसलिए है क्योंकि सारा जो है इस सेट का सारा प्री इमेज है इसमें, तो इसलिए ऑन टू भी होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। आई बात समझ में। तो ये क्या था आपका, बाइजेक्टिव फंक्शन था। तो इस तरह से आपने क्या देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन किसको कहते हैं। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन। इसी बेसिस पे आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो थैंक यू सो मच। इफ यू हैव लाइक्ड माय वीडियोस देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।